थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो बच्चे, आप लोग के लिए आज मैं ज्यामिति के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। और ज्यामिति जो है मैथ का एक बहुत बेहतरीन विभाग है। अंकगणित तो सबको समझ में आ जाता है, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति भी कुछ इजी है, लेकिन ये ज्यामिति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यामिति में बच्चे जो है प्रमेय नहीं समझ पाते हैं, कोण के बारे में नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण उनका ज्यामिति कमजोर हो जाता है। तो ज्यामिति जो है सबसे मुख्य विभाग है मैथ का। अगर ज्यामिति जो सीख लिया तो उनके लिए बहुत से कंपटीशन जो है वो बिल्कुल इजी बन जाएगा और आसानी से आप लोग कोई भी कंपटीशन निकाल सकेंगे। तो आज मैं ज्यामिति का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूं और इसको बहुत ढंग से आप लोग समझिएगा। और इसमें ये मत नहीं सोचना है कि मैंने कितना टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है, लेकिन जब सीख जाइएगा तो बहुत सेकंड और सेकंड में, बिल्कुल सेकंड में आप लोग उसको बना लीजिएगा। और सीखने में तो टाइम लगता ही है, कोई भी चीज़ सिखाने में, बनाने में समय लगता है, बिगाड़ने में नहीं। लेकिन कहने का मतलब जब आप लोग सीख जाइएगा तो इसको बहुत जल्दी सेकंड में आप हल कर सकते हैं। तो इनको, इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर जो इस वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखेगा तो समझिए कि वो बेसिक ज्यामिति नहीं समझ पाएगा, और जब बेसिक नहीं समझेगा तो समझिए कि वो फिर इससे एडवांस ज्यामिति के बारे में जो बताएंगे तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ये ज्यामिति का पार्ट 1 में आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं अनेक वीडियो टिकली विधि से मैंने बताया है, लेकिन ये ज्यामिति भी समझिए कि इसको भी मैं टिकली विधि से ही बताऊंगा। लेकिन बेसिक जो है बहुत जरूरी है। बेसिक के लिए क्या होता है कि लॉजिकल समझना जरूरी है कि किस चीज़ का जन्म कहाँ से होता है। तो चलिए हम ज्यामिति स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर करने से ग्रुपिंग में बच्चों को सीखने समझने का मौका मिलता है। अगर आपके साथ है और भी बच्चे इसको सीख जाएं तो इसमें आपको क्या परेशानी होगी। अतः अपने ग्रुपिंग में जितने भी बच्चे हैं उनको शेयर के हिसाब के अनुसार शेयर कर दीजिए, और वो भी अपना काम कर लेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्यामिति, ज्यामिति का मेन विभाग है ज्या माने होता है कोण, और मिति माने माप, यानी कोण की माप। यानी कोण की माप यदि हम सीख जाते हैं तो ज्यामिति बिल्कुल आसान हो जाता है। तो यहां हम स्टार्ट करते हैं कोण। कोण कैसे बनता है? कोण का मतलब होता है कोण। तो इस कोण से पहले हम कुछ और भी बेसिक सीख जाते हैं, इसके बाद हम कोण स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो है बिंदु। बिंदु क्या है? तो बिंदु जो होता है एक मात्र डॉट होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी ना हो, केवल चिन्ह मात्र हो, तो उसे हम बिंदु कहते हैं। बिंदु क्या है? एक डॉट है, इसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, केवल एक चिन्ह मात्र है। तो आप समझ गए होंगे कि बिंदु क्या चीज है। इसके बाद हम चलते हैं रेखा।
रेखा क्या चीज है? रेखा जो होता है इसका न आदि बिंदु मालूम होता है न अंत बिंदु मालूम होता है, यानी न इसका प्रारंभ बिंदु मालूम है न इसका अंतिम बिंदु मालूम है। कहाँ से यह आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ इधर कितना बढ़ेगा, इधर कितना बढ़ेगा, यानी जिसका कोई अंत बिंदु न हो, न जिसका आदि मालूम हो न अंत मालूम हो, न प्रारंभ बिंदु मालूम हो न अंत बिंदु मालूम हो, उसे हम रेखा कहते हैं। देखिए ये रेखा है। इसके बाद आता है आपको किरण। किरण क्या है? तो किरण जो होता है इसका आदि बिंदु मालूम होता है, यानी जैसे हम सूरज की किरण है, यानी सूरज से जो किरणें आती है तो मालूम है कि ये किरण जो है सूरज से आ रही है। जो भी प्रकाश है, जैसे लाइट जला रहे हैं तो हमको मालूम है कि लाइट से वो प्रकाश आ रही है। तो वह किरण, वह रेखा जिसका आदि बिंदु मालूम हो लेकिन अंतिम बिंदु मालूम न हो, इसका अंतिम बिंदु हमें मालूम नहीं है कि कहाँ तक इनका अंत होता है, उसे हम किरण कहते हैं। जिसका आदि बिंदु मालूम है, जिसका प्रारंभ बिंदु मालूम है लेकिन अंतिम बिंदु मालूम नहीं है, इसे हम किरण कहते हैं। इसके बाद है रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड क्या है? तो वह रेखा जिसका आदि और अंत दोनों बिंदु मालूम हो। रेखाखंड में प्रारंभ बिंदु भी मालूम होता है और अंतिम बिंदु भी मालूम होता है। अतः वह रेखा जिसकी आदि और अंत दोनों बिंदु मालूम हो, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। रेखा का वह भी परिभाषा है जिसका कोई भी न आदि यानी प्रारंभ बिंदु मालूम हो न अंतिम बिंदु मालूम हो, या जिसकी मोटाई और चौड़ाई न हो, केवल लंबाई हो, तो उसे हम रेखा कहते हैं। रेखा का एक और भी है कि जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई न हो, तो उसे भी हम रेखा कहते हैं। जिसका आदि और अंत बिंदु नहीं मालूम हो, तो उसको भी हम रेखा कहते हैं। और लेकिन रेखा खंड में क्या होता है कि यह रेखा का एक खंड है, यानी टुकड़ा है। जब टुकड़ा हो गया तो इसका आदि बिंदु भी मालूम है और अंत बिंदु भी मालूम है, इसका प्रारंभ बिंदु भी मालूम है और इसका अंत बिंदु भी मालूम है। अतः इसे हम रेखाखंड कहते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कोण। कोण क्या चीज है? जब दो रेखाखंड एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटता है और उसके काटने से जो झुकाव पैदा होता है, उसे हम कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा AB है और एक रेखा BC है। ये दोनों रेखाखंड है, रेखा कहें या रेखाखंड कहें, तो ये दोनों आकर के यहाँ पर दोनों मिल रही है B बिंदु पर, और इसके मिलने से इसमें एक झुकाव पैदा हो रहा है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या एक बिंदु पर मिलती है और उसके मिलने से जो झुकाव पैदा होता है, जो कोण बनता है उसी को हम कोण कहते हैं। जो झुकाव पैदा होता है उसी को हम कोण कहते हैं। देखिए, इसके मिलने से एक कोण का निर्माण होता है। कोण यानी कोण। तो ये जो कोण है ये कई प्रकार का होता है। अब हम कोण की प्रकार के बारे में समझेंगे कि कोण कितने प्रकार का होता है।
कोण के प्रकार। पहला प्रकार है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण वह कोण है जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे ये जो कोण है ये न्यून कोण है, जैसे 60 डिग्री, यानी ए बी और बी सी रेखाखंड के मिलने से जो कोण बना है, जो झुकाव पैदा हुआ है, उसे तो कोण कहते हैं। लेकिन ये कोण में कौन सी प्रकार है? तो ये न्यून कोण है, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। तो जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। दूसरा प्रकार है समकोण। समकोण क्या है? तो जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो। ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को बी बिंदु पर काटती है और काटने से जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का है। अतः 90 डिग्री के बनने वाले कोण का नाम है समकोण। तो ये समकोण कहलाता है। समकोण किसे कहते हैं? इसी का नाम है लंबकोण। लंबकोण यानी समकोण या लंबकोण दोनों एक ही नाम है। तो ये लंबकोण या समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसी को हम लंबकोण भी कहते हैं। लंबकोण। तो आप समझ गए होंगे कि न्यून कोण क्या है, समकोण क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला कोण है अधिकोण। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे हम अधिकोण कहते हैं। यानी इनका जो मान होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री तो सीधा होता है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम। जब पूरा ये जो रेखा है जाकर सीधा जब मिल जाएगा तो 90 डिग्री का एक 180 डिग्री का कोण बनता है, नहीं दो समकोण बनता है। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री एक समकोण से ज्यादा और दो समकोण से कम हो, यानी जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम हो तो उसे हम अधिकोण कहते हैं। तो ये जैसे 120 डिग्री या 90 डिग्री से एक को ज्यादा होगा, 91 भी होगा तो अधिकोण कहलाएगा। 180 डिग्री से एको डिग्री छोटा होगा, 179 डिग्री भी होगा तो अधिकोण कहलाएगा। तो इसके बाद हम अगले कोण पर चलते हैं। कोण की अगला प्रकार कोण का चौथा प्रकार है समपूरक कोण। तो जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात दो समकोण के बराबर होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो रेखा है और ये रेखा यहाँ से जब चलती है, यही रेखा यहाँ पर जब हम घुमाते हैं तो घुमाते घुमाते जब ये ऐसे आ जाती है, यानी इनका घुमाव यहाँ तक पहुँच गया, तो ये जो रेखा यहाँ पर जो कोण बना वो 180 डिग्री का बनता है। यही रेखा
घूमते 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 यहाँ पहुंची है। पहले यहाँ पर थी, कभी यहाँ पर थी, कभी यहाँ पर थी, और वहीं घूमते घूमते वो यहाँ इस स्तर पर पहुंचा है। अतः इस कोण का नाम है 180 डिग्री। यानी कोई भी जैसे घड़ी का सुई है, जब यहाँ से चल करके ऐसे घूमते घूमते जब यहाँ पहुंचेगा, एक लाइन में होगा, एक सिद्ध में होगा, एक रेखा में होगा, तो उसे हम वहाँ पर 180 डिग्री का यानी 2 समकोण के बराबर कोण बनता है। तो जिस कोण का मान 180 डिग्री अर्थात 2 समकोण के बराबर हो, उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद अगला हम कोण पढ़ते हैं पुनर्युक्त कोण। तो वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक तथा 360 से कम हो। अब देखिए क्या होता है इसमें कि यहाँ से ये लाइन जो है घूमते 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 यहाँ पर सामने तो आई जाती है, फिर यहाँ से घूमते घूमते जब यहाँ पर पहुँच गई तो समझिए कि ये जो कोण बना ये तो 180 डिग्री का हुआ, फिर आगे बढ़ गया तो समझिए कि ये हो गया 220 या जितना अपने 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो अगर ये घूमते घूमते यहाँ पर आ जाएगा तो 360 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो कोण है वो पुनर्युक्त कोण कहलाता है, जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला है कोण पूर्ण कोण। परफेक्ट एंगल जिसको कहा जाता है। पूर्ण कोण क्या है कि ये जो रेखाएं हैं, ये घूमते 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 जब इस तरह से ये अपने लाइन पर आ जाती है, पुनः यहीं पर आ जाती है, घूमते घूमते जब यहाँ पर आ जाती है, इस प्रकार यहाँ पर जो कोण बनता है वो 360 का कोण कहा जाता है। यानी जिस कोण का मान 360 डिग्री के बराबर हो उसका नाम है पूर्ण कोण। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिस कोण का मान 60 डिग्री के बराबर हो वह पूर्ण कोण कहलाता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए संपूरक कोण क्या है, तो जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है अर्थात 2 समकोण के बराबर होता है। पुनर्युक्त कोण क्या है, वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो उसका नाम है पुनर्युक्त कोण। पूर्ण कोण जिस कोण का मान 360 डिग्री के बराबर हो उसको हम पूर्ण कोण कहते हैं। ये रेखाएं घूमते घूमते पुनः अपने पूर्व स्थान पर आ जाती है, मूल जगह पर आ जाती है, मूल स्थान पर आ जाती है, तो उसे हम पूर्ण, जैसे घड़ी की सुई है, एक बार वहाँ से घूमते घूमते जब एक बार चक्कर लगा लेती है पुनः अपने मूल बिंदु पर आ जाती है तो वो घड़ी की सुई जो है 360 का कोण बना लेती है। तो इसे हम पूर्ण कोण कहते हैं, परफेक्ट एंगल कहते हैं। अगला हम कोण के प्रकार बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला कोण है रैखिक युग्म। तो हम एक और भी हम रैखिक युग्म से बताने से पहले एक और हम बता रहे हैं, जैसे
लेकिन उसको हम बाद में ही बताएंगे। लेकिन यहाँ ये पहले आप लोग सीख लीजिए रैखिक कोण क्या है। रैखिक कोण, अभी कोण का परिचय ले लीजिए। तो मतलब रैखिक कोण है क्या? लाइनियर एंगल। तो ये जो कोण है, कोई एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर जब कोई किरण आकर मिलती है और इसके मिलने से कोई भी सीधी किरणें जब आकर मिलती है, उसके मिलने से मान लीजिए कि ये भी एक रेखा है, रेखाखंड है, ये भी एक रेखाखंड है। इस पर एल किरणें इसको सी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार किसी सरल रेखा के किसी एक बिंदु पर कोई किरण आकर मिलती है, तो उसके मिलने से जो दो कोण बनता है उनका नाम है रैखिक कोण। जो भी कोण बनता है उनका नाम रैखिक कोण है। रैखिक युग्म कोण भी कहते हैं, रैखिक कोण भी कहते हैं। तो यह है रैखिक कोण, या इनको हम आसन कोण भी कहते हैं। ये आसन कोण भी कहलाता है। आसन का मतलब होता है कि दोनों मिलकर के, और आसन कोण का योग होता है 180 डिग्री। आसन कोण का भी योग 180 डिग्री होता है। इस रैखिक युग्म को या आसन कोण, इसी का नाम है आसन कोण। इनको हम आसन कोण भी कहते हैं। दोनों एक दूसरे का पूरक है, मतलब इसी का नाम रैखिक युग्म भी कहते हैं, आसन कोण भी कहते हैं। इन दोनों का योगफल जो है 180 डिग्री का होता है। अगर इसी बिंदु पर एक से अधिक कितनाओं किरणें आकर मिले और इसके मिलने से इनके मिलने से जितने भी एंगल बनता है वो सभी कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री ही होता है। क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री में ही बंटवारा होता है। क्योंकि नियम यह है कि किसी भी रेखा के एक बिंदु पर उसके ऊपर भी 180 का बनता है कोण और उसके नीचे भी 180 का कोण बनता है। ऊपर भी 180 का, नीचे भी 180 का। अगर हम यहाँ नीचे भी हम यहाँ पर रेखा मिलाए तो यहाँ पर भी 180, चाहे यहाँ पर कितना किरणें क्यों ना आए, तो इनके मिलने से भी यहाँ पर 180 का कोण बनता है। तो इनका नाम है, ऊपर वाला का भी नाम है रैखिक युग्म, नीचे वाला का भी नाम रैखिक युग्म है। इसको हम आसन कोण भी कहते हैं, इनको आसन कोण भी कहते हैं। तो रैखिक कोण और आसन कोण के बारे में आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए हम अगले कोण पर चलते हैं। अगला कोण का नाम है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। इसको ऑपोजिट एंगल भी कहा जाता है। जब दो सरल रेखाएं या दो रेखाखंड, यानी दो सरल रेखाएं जैसे AB और CD, जब दो सरल रेखाखंड एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है, जैसे O पर प्रतिच्छेद कर दिया, तो इस प्रकार ये आमने सामने का जो कोण बनता है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। और ये जो कोण है वो आपस में समान होता है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होता है, यानी इधर वाला भी जो कोण है, ये जो कोण है इस कोण के बराबर होता है। ये कोण इनके बराबर होता है और ये कोण इनके बराबर होता है।
इधर भी कोण बन रहा है, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है। यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार उसके मिलने से जो शीर्षाभिमुख का मतलब शीर्ष माने शीर्ष और अभिमुख माने उनके आमने सामने का, तो आमने सामने का जो कोण होता है वो समान होता है, उनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। चलिए आगे हम कोण बनते हैं संगत कोण। संगत कोण हम सीखेंगे, इसके बाद एकांतर कोण, तो इसमें क्या होता है कि जब दो समांतर रेखाओं को, जैसे एल और एम ये दो समांतर रेखाएं हैं, दो रेखाओं को हम समानांतर कब कहते हैं? समानांतर का मतलब होता है कि ये जब दोनों रेखाओं को हम आगे या पीछे, दोनों रेखाओं को आगे या पीछे हम यदि बढ़ाएं और एक दूसरे से न मिले तो उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। लेकिन जब दोनों रेखाओं को हम आगे या पीछे बढ़ाएं और एक दूसरे को कहीं आगे जाकर या पीछे जाकर काट देती है तो वे रेखाएं जो है समानांतर नहीं कहलाती है। तो हम यहाँ समानांतर की बात कर रहे हैं कि दो रेखाओं को हम समानांतर कब कहते हैं? तो जो दोनों रेखाओं को आगे या पीछे कितना हो हम बढ़ाएं और एक दूसरे से न मिले तो उसे हम समानांतर कहते हैं। अर्थात समानांतर के बीच की दूरी हर जगह समान होती है, कहीं भी इसको हम मापेंगे तो बीच की दूरी समान होती है। लेकिन जब कोई ऐसे रेखा दे देगा और ऐसे कोई कहेगा क्या ये समानांतर है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यदि इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे से काट देगा। जब दो रेखाएं को आगे या पीछे बढ़ाते हैं, जब एक दूसरे से मिल जाती है तो वो रेखाएं समानांतर नहीं कहलाती है। तो समानांतर वो रेखाएं कहलाती है जिसको हम आगे या पीछे कितना हो बढ़ाएं, एक दूसरे से न मिले, कभी न मिले, अंत बिंदु तक न मिले, तो समझिए कि वो रेखाएं समानांतर कहलाती है। और समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। जबकि ये दोनों रेखाएं असमांतर है, इनकी बीच की दूरी कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, यहाँ कम है इधर ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर हम नापेंगे तो यहाँ भी उतना ही है, यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर उतना ही है। तो इन दोनों समांतर रेखाओं को जब कोई किरण प्रतिच्छेद करती है, जब कोई किरण प्रतिच्छेद करती है तो एक ही तरफ का जो संगत कोण है, ये जो कोण है संगत कोण है, ये आपस में समान होता है। जितना डिग्री का ये होगा उतना ही डिग्री का ये होगा। इधर का भी ये जो कोण है इस कोण के समान होता है। जितना डिग्री का ये होगा उतना डिग्री का ये होगा। तो इस रेखा के एक ही तरफ के ऊपर वाला दोनों कोण संगत कोण है और इसके नीचे वाला भी ये संगत कोण है। ये जितना डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का ये भी होगा। ये जितना डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का ये भी नीचे वाला भी होगा। ये संगत कोण आपस में समान होता है। ये इसके बराबर ऊपर वाले के बराबर, ये भी इसके इस साइड के ऊपर वाले के बराबर, और इसके नीचे वाला एक साइड के नीचे वाला के बराबर, इधर भी एक साइड के नीचे वाला के बराबर होता है। यह है संगत कोण। तो अब संगत कोण तो आप लोग समझ गए होंगे कि संगत कोण कैसे बनता है। तो जब दो समानांतर रेखाओं को कोई किरण प्रतिच्छेद करती है, मान लो कि यहाँ पर पी किरण जो है इनको क्रमशः ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार इसके एक ही तरफ इनके ऊपर वाला ये संगत कोण होता है, इधर वाला भी ऊपर वाला संगत कोण होता है। फिर इस रेखा के नीचे वाला एक ही तरफ के नीचे वाला, इधर भी एक ही तरफ के नीचे वाला, ये भी संगत कोण होता है। ये आपस में समान होता है, ये भी आपस में समान होता है।
ये है संगत कोण। उम्मीद है कि आप संगत कोण के बारे में समझ गए होंगे। चलिए अगला कोण है एकांतर कोण। ये एकांतर कोण क्या होता है कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई किरण प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण यानी एक उस रेखा के ऑपोजिट एंगल जो होता है, ये इधर का ये कोण और इसका ये जो कोण है वो एकांतर कोण कहलाता है। ये आपस में समान होता है। ये जो कोण है एकांतर कोण कहलाता है। ये आपस में समान होता है। और इसमें एक और है, ये दोनों समांतर रेखाओं को अगर कोई किरण प्रतिच्छेद करती है तो इनके एक ही तरफ के अंतः कोण का योगफल जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। इधर भी यदि दोनों कोण को हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई किरण प्रतिच्छेद करती है तो तीन कोण का जन्म होता है। यानी संगत कोण का प्रत्येक युग्म जितना भी जोड़ा है, ये जोड़ा इसके बराबर 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 है। और एकांतर कोण का प्रत्येक युग्म, जैसे इस कोना वाला कोण इस कोने के बराबर, इस कोने वाला कोण इस कोण के बराबर, यानी एकांतर कोण का भी प्रत्येक युग्म समान होता है। एकांतर अंतः कोण समान होते हैं और एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। संपूरक तो आप लोग समझिएगा कि संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। तो ये संपूरक होता है। तो ये नियम किसमें से पैदा होता है? तो ये दो समांतर रेखाओं, चाहे दो समांतर हो या तीन हो या उससे भी अधिक हो, कितना हो समांतर रेखाओं को ये किरण काटती है तो संगत कोण समान होता है। देखिए ये दो रेखाएं हैं, यदि हम एक रेखा और बढ़ाते हैं तो ये सभी संगत कोण आपस में समान होता है। इधर एक तरफ का सभी कोण आपस में समान होता है, इधर भी आपस में समान होता है, इसके नीचे वाला भी आपस में समान होता है, सब समान होता है। चाहे हम एक रेखा और बढ़ा दें, इसके ऊपर भी जो बनता है ये कोण ये सभी कोण आपस में समान होता है। इधर भी यदि हम देखें तो इधर का भी सभी संगत कोण समान होता है। ये एकांतर कोण जो इनका भी एकांतर कोण इसके बराबर, इनका एकांतर कोण इसके बराबर, फिर इनका एकांतर कोण इसके बराबर, इनका एकांतर कोण इसके बराबर। इस प्रकार अगर दो या दो से अधिक अगर वो रेखाएं आप समानांतर है, आपस में समांतर है और कोई किरण प्रतिच्छेद कर रही है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म एक ही ओर के संगत कोण सभी समान होते हैं। और जो नियम पैदा होता है कि एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म तो वो भी समान होता है और एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। चाहे इधर का भी हम जोड़कर देखेंगे तो ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, यहाँ पर जोड़ेंगे हम तो इन दोनों का योग भी 180 डिग्री, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होता है। इस तरह से आप लोग कोण से पूर्णतः परिचित हो चुके हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। और यही इतना ही कोण है, कोणों का यही अंतिम सीमा है। इतना कोण जानने के बाद पूरा ज्यामिति को आप लोग बिल्कुल ढंग से समझ जाइएगा और इससे इसके ऊपर अब जो भी मैथ आएगा वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आने लगेगा। देखिए अब ये जो समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाओं में अगर कोई कोण हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो कोण है 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है तो आप समझ जाइए कि अभी हम बताए हैं
कि ये किसी भी सरल रेखा के ऊपर कोई किरण आकर मिलती है तो इसके मिलने से जो यहाँ पर कोण बनता है रैखिक युग्म या आसन कोण कहलाता है। ये आसन कोण या रैखिक युग्म आपस में समान होता है। अगर ये आसन कोण समान नहीं मतलब 180 डिग्री का होता है। 100 या आसन कोण का जो या रैखिक युग्म का कोणों का जो फल 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए कि ये 60 है तो ये कितना का हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, क्योंकि 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 होगा, क्योंकि दोनों का जो फल 180 आना चाहिए। अब अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का हो जाएगा। ये क्यों हो गया भाई, शीर्षाभिमुख कोण। ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ये आपस में समान होता है। ये 60 का है तो ये भी 60 का, ये 120 का है तो ये भी 120 का। तो इस तरह से ये कोण जो है ये आपस में समान होता है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इसके बाद ये संगत कोण समान होता है। संगत कोण समान होता है। ये 60 का है तो ये भी 60 का, ये 120 का है तो भी 120 का। नीचे वाला भी संगत कोण 60 का, ये भी 120 का है तो भी 120 का। अब यहाँ पर लिखिए अंतः कोणों का योगफल जो है अपने आप 180 आ जाएगा। 120 से 60 180, और इधर भी 120 60 180। चाहे यहाँ पर हम कोई भी एगो कोण मान लें तो मानने के बाद हमें यही रिजल्ट निकलेगा कि अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। और बाकी हर जगह का नियम बिल्कुल समान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी देखिए रैखिक युग्म बन रहा है तो इनका योगफल भी 180, यहाँ पर भी रैखिक युग्म बन रहा है, इनका योगफल भी 180, यहाँ पर भी रैखिक युग्म बन रहा है, यहाँ पर भी रैखिक युग्म बन रहा है। तो इधर का दोनों का भी योगफल 180, इनका भी योगफल, ये भी रैखिक युग्म है, इनका भी योगफल 180, ये दोनों भी मिलकर के रैखिक युग्म बना रहा है, इनका भी 180, इनका भी योगफल 180, इनका भी योगफल 180। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए। जितना हम कोण सीखे हैं वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बेस का काम करेगा और आगे उनके ऊपर जो भी मैथ आएगा उन्हीं के आधार पर बनाया जाएगा। और वो समझने के बाद ही वो मैथ समझ में आएगा कि नहीं हम उस मैथ को कैसे हल कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम बेसिक चीज बताए और अगले वीडियो में इससे एडवांस अब इस पर हम मैथ सीखेंगे कि कैसे कोण पर मैथ बनाया जाता है। इसका आगे कैसे हम बढ़ेंगे तो अगले वीडियो में पुनः भेंट होगा। जय हिंद, जय भारत।